नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मथुरा कांड के मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव की सीक्रेट डायरी से कईयों के होश उड़ गए हैं। भंडार गृह में मिली एक भीगी डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने रामवृक्ष यादव को लाखों रुपए की मदद की। कुछ नाम तो छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के नक्सली इलाकों से भी हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मथुरा में रामवृक्ष यादव ने इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे बना लिया था। मथुरा में जिस रामवृक्ष यादव ने पुलिस को सदमा दिया, जिसके हथियारों के जमावड़े और खतरनाक तैयारियों की भनक तक पुलिस को नहीं थी, जो अपने अनाप शनाप मांगों के साथ सत्याग्रह करने का नाटक कर रहा था, उसका काला चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। और यह संदेह गहरा हो रहा है कि क्या उसे कोई भारी भरकम संरक्षण हासिल था। बीजेपी ने आरोपों की धार तेज कर दी है, क्योंकि घटना में जो बातें हैं और जो संदेह है वो पूरा का पूरा ये है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। क्योंकि मुझे एक बात बताइए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ है और वहाँ पर एक एसपी सिटी मार डाला गया है, एक एसओ मार डाला गया है और फिर भी डीएम कार्यवाही का आदेश नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो जो कर रहा है वो लखनऊ से पूछ के कर रहा है। रामवृक्ष के अवैध कब्जे वाली जगह से पुलिस को एक रजिस्टर मिला है, जिसमें रामवृक्ष यादव और उसके आजाद हिंद सरकार को मिलने वाली आर्थिक मदद और खर्चे का पूरा ब्यौरा है। 260 एकड़ में फैले जवाहर बाग में रामवृक्ष अपनी जड़ें जमा के इसमें साम्राज्य चला रहा था। पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस को जो शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं वो इशारा कर रहे हैं कि रामवृक्ष का महीने का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए था और वो पैसा उसको उड़ीसा, झारखंड, गुजरात जैसे राज्यों से आता था। कई लोग उसको पैसा देते थे, उत्तर प्रदेश के लोग भी उसको पैसा देते थे। उस रजिस्टर में ये भी लिखा हुआ है कि आखिर वो इतना पैसा कहाँ खर्चता था, किस तरीके से खर्चता था। उसमें वकीलों की फीस से लेकर खाने पीने का खर्चा, यहाँ तक कि बिजली के उपकरण जो आ रहे थे उनका भी खर्चा का हिसाब किताब था। इस रजिस्टर में उड़ीसा से हर महीने 22 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित सूबों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सारडाह की पहाड़ियों पर स्थित नक्सल प्रभावित इलाके के दर्जनों लोगों के नाम और लाखों की रकम आने का विवरण दिया गया है। रजिस्टर में राशि लेने वालों के संगत सेवादारों और इलाके के प्रमुख का पदनाम है। रजिस्टर में 20 से ज्यादा पन्नों में भंडारे और दूसरे खर्चों का जिक्र है, जिसमें यह भी लिखा हुआ है कि जवाहर बाग में लगाए गए तिरपाल पर 10 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। जवाहर बाग में अवैध कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव और उसके सहयोगियों से पुलिस की मुठभेड़ के बाद जब धीरे धीरे उसके साम्राज्य का भेद खुलना शुरू हुआ तो सब हैरान रह गए। और तभी ये सवाल भी उठने लगा कि भला बिना सरकारी संरक्षण के कोई इस तरह का कब्जा कैसे कर सकता था। भारत में सत्याग्रह करने और खुद को आजाद हिंद फौज का अनुयायी बताने वालों ने कानून को हाथ में लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। नितिन जैन, मथुरा, आज तक। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने इसी मुद्दे पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि ये इन दोनों के परिवार में से किसी शख्स का काम है, क्योंकि वो जय गुरुदेव की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। ये बड़ा आरोप उमा भारती ने लगाया है। उमा जी, मथुरा में जो घटना हुई उसको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव पर भी आरोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी आरोप लगाया। आपका क्या कहना है? मैं मथुरा आती जाती रही हूँ और जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही है और केशव प्रसाद मौर्य जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कही है कि पूरी घटना की जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए और राज्य सरकार स्वयं इसकी सीबीआई की जांच के लिए लिखे। क्योंकि घटना में जो बातें हैं और जो संदेह है वो पूरा का पूरा ये है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति पर अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के सदस्य लोग कब्जा करना चाहते थे और उस कब्जे में भी इनके आपस में मतभेद थे। उसी में से रामवृक्ष यादव इसी परिवार में से किसी एक सदस्य का मुहरा था
जो सनकी और अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति था। 2 साल से 20 से वो 2000 हो गए वो लोग, वहाँ हथियार जमा होते रहे, वहाँ पर सब तरह की असामाजिक गतिविधियाँ होती रहीं, कभी भी पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई नहीं करने दी। ये क्या थी उमा जी, उसकी क्यों अनुमति नहीं दी गई कार्रवाई करने की, देरी क्यों हुई उसके पीछे? मुझे ये लग रहा है कि बाबा जय गुरुदेव की संपत्ति को हथियाने के लिए समाजवादी पार्टी के ये सभी नेताओं की जो रुचि थी उसमें से असली तथ्य सामने आ जाने थे। इसलिए पहले वो सारे लोग अंदर मार डाले गए और उनको मार डालने की ठीक से प्लानिंग बनाई गई कि कोई भी सबूत ना बचे, अन्यथा वहाँ रामवृक्ष यादव को भी जीवित पकड़ा जा सकता था। और इसमें बहुत निरीह लोग मरे हैं और जितनी संख्या बताई जा रही है मुझे संख्या उससे कई गुना ज़्यादा लग रही है। मुझे दुख है कि 2 बहादुर अधिकारी साहस से मुकाबला करते हुए मर गए, लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है कि इसके बाद में भी वहाँ पर तुरंत जो कार्यवाही होनी चाहिए थी उसमें गैप हुआ, और जो कार्यवाही हुई वो इतनी अमानवीय हुई कि बेकसूर और बेगुनाह लोगों को भी निकालने की चेष्टा नहीं हुआ। रामवृक्ष यादव को अगर जिंदा पकड़ लिया जाता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह के परिवार के कई लोग बेनकाब होने वाले थे। उमा भारती के इन आरोपों का समाजवादी पार्टी ने भी करारा जवाब दिया है। सरकार की उसमें जो भूमिका थी और जिस प्रकार से प्रशासन ने वहां अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए जो कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई में जितनी एहतियात बरती है कि महिलाएं, बच्चे, 3000 से अधिक लोग वहां इकट्ठा थे, उनकी हिफाजत करते हुए उसको पूरी तरह से खाली कराने का जो काम किया है, और उस पर जो राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो उससे भी ज्यादा दुखद है। लाशों पर राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है और वो आज भी इसी काम में शामिल है। मथुरा के जवाहर बाग में गुरुवार को हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकी, पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार जिस पैमाने पर जवाहर बाग से हथियार मिले हैं उसे देखते हुए रामवृक्ष यादव के नक्सली लिंक की अब जांच की जाएगी। ये रिपोर्ट है, तमाम ये बातें हैं जो रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कही है और इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से राजनीतिक साजिश के कि कोई ऐसा राजनेता है जो रामवृक्ष यादव को समर्थन कर रहा था, जिसका वरदहस्त उसे प्राप्त था और जिसके दम पर रामवृक्ष यादव ने मथुरा में इतना बड़ा अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था, इस बात का कहीं इस पुलिस की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। पुलिस ने किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश से इनकार किया है। मथुरा कांड पर बीजेपी अखिलेश सरकार पर गर्म है। मामले की सीबीआई जांच का दबाव बनाने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन किया है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ता निकले और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अखिलेश सरकार को नाकाम बताया है। इतनी बड़ी तादाद में एक जगह लोगों का इकट्ठा होना बीजेपी इसे एक राजनीतिक साजिश बता रही है। अगले महीने से बीजेपी मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने जा रही है और इसके तहत हर महीने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली या कार्यक्रम होगा और ये सब कुछ शुरू हो जाएगा अगले महीने से। तो अगले महीने से जबरदस्त कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रधानमंत्री की रैली से होगी। अगले महीने मोदी वाराणसी में एक सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में चेतना यात्रा के समापन में भी उत्तर प्रदेश जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश में तमाम रैलियां करेंगे। यानी कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी को कड़ी चुनौती देने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां वहां पर करेगी। फिलहाल रुख अगली खबर। आज तक के ऑपरेशन राज्यसभा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वोट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का स्टिंग ऑपरेशन दिखाने के बाद राज्यसभा चुनाव रद्द करने की मांग शुरू हो गई है। चुनाव आयोग इस मुद्दे पर आज बड़ा फैसला लेने वाला है। नहीं, मेरा पूछना क्या है, ये वोट चाहिए मेरा, तो
बात करते हैं, 10 वोट चाहिए 10 वोट का बात करते हैं, 2 वोट चाहिए 2 वोट का बात करते हैं। पॉलिटिकल मैच भी देख लें फ्री ऑफ चार्ज। पॉलिटिकल मैच क्या था? ये जो राज्यसभा इलेक्शन का मैच, उसमें ध्यान नहीं है आपका। राज्यसभा चुनाव में वोटों के सौदे पर आज तक ने जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन राज्यसभा दिखाया, कर्नाटक की सियासत में खलबली मच गई। पैसे के लिए विधायक बिक सकते हैं, इस सच को जब आज तक ने दिखाया तो कांग्रेस हरकत में आ गई। कहीं उनके विधायक भी पैसे के चक्कर में ना आ जाए। कांग्रेस ने अपने विधायकों को मुंबई मैरियट होटल में भेज दिया है। बताया जाता है कि ये विधायक अब 11 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से एक दिन पहले ही बैंगलोर आ पाएंगे। It's a very serious issue that the Chief Minister of Karnataka, Siddaramaiah, is directly responsible for this horse trading. I expect Central Election Commission to take very serious note of this and take action. ऑपरेशन राज्यसभा दिखाए जाने के बाद ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि राज्यसभा चुनाव को रद्द कर दिया जाए। बताया जाता है कि इस बाबत चुनाव आयोग ने सरकार से ये मांग की है कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि चुनाव प्रभावित करने को लेकर पैसे के इस्तेमाल के पर्याप्त सबूत मिलने पर वो चुनाव रद्द कर सके। इस मसले पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं का एक दल भी चुनाव आयोग से मिला। यहाँ से जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उसमें ऐसे कहीं प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इसलिए ये अनुचित होगा कि झारखंड का उदाहरण देकर कर्नाटक में चुनाव राज्यसभा का निरस्त किया जाए। अब सारी निगाहें चुनाव आयोग पर टिक गईं, जिसका फैसला जल्द आने वाला है। बैंगलोर से प्रतिभा रमन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। यहाँ पर आप